अच्छा बेटा, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसकी एप्लीकेशंस के डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज अप्लाइड फॉर दोज गैसेस व्हिच आर कलेक्टेड ओवर वाटर। जो गैसेस वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं वहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है। और जो गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट होती है तो शर्त है कि वो जो गैस है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल। अगर सोल्यूबल गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है इनसोल्यूबल गैसेस के लिए। मतलब हाइड्रोजन गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन को, एसी गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट कर दे जो पानी के अंदर इनसोल्यूबल हो। मतलब क्लोरीन गैस को पानी के ऊपर आप कलेक्ट नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते, अमोनिया गैस को पानी के ऊपर आप कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैसेस पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, इसलिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और जब गैस पानी के ऊपर कलेक्ट होती है तो वाटर जो वेपर्स हैं वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं, वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और समझे मिक्सचर ऑफ द गैसेस बन जाता है। तो एक तो ड्राई गैस जो पानी के ऊपर कलेक्ट हुई है और उसके साथ मिल गए हैं पानी के बुखारात, वाटर वेपर्स, वो भी प्रेशर लगाएंगे तो उस प्रेशर को हम कहेंगे पी मॉइस्ट। तो बेटा पी मॉइस्ट जो होता है वो सम होता है, किसका सम है? प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस का और प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स का। और उसके बाद प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपको कल मैंने समझाया था। और उसके अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके कैलकुलेशन में आपको ड्राई गैस का प्रेशर बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम पी मॉइस्ट में से पी वेपर्स माइनस कर देते हैं। तो कल हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे दो और एप्लीकेशन हैं जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की है। तो कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर भी समझे इसकी एप्लीकेशन है। बेटा रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर, जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन गैस है और जो बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इनके पार्शियल प्रेशर का में फर्क है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर है बेटा 159 है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो इस तरह निकलता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है एयर के अंदर? बेटा एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21 आउट ऑफ 100। जो 100% एयर है बेटा, 100% एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21 और टोटल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो 760 है। 760 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब होगा 159। तो इस तरह निकलता है। अगर आप नाइट्रोजन का निकालना चाहें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 78। बेटा नाइट्रोजन का अगर आप पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर निकालना चाहते हैं तो 78 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 760 करेंगे। तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर के अंदर 21 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 760 तो 115। और जो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो 116 है। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। देखो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो बेटा ज्यादा होता है 159 और लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो 116 है। इसलिए एयर जो होती है वो मूव करती है या ट्रांसफर होती है, कहां से? ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होती है एयर से लंग्स में जाती है। अच्छा, वहां पे इसकी कंबशन हो जाती है, समझे, कंबशन में यूज होती है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लूकोज की कंबशन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लंग्स में ज्यादा होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बेटा लंग्स में ज्यादा होता है और एयर में कम है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है, एयर के अंदर जाती है। तो ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक एप्लीकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बेटा, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है लंग्स से, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लंग्स में ज्यादा होता है और एयर के अंदर कम होता है। तो इसका मतलब है डिफरेंस है किसका, पार्शियल प्रेशर का। व्हेन एनिमल इनहेल ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स के अंदर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 159। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर है बेटा 159 है, जो आपने कैलकुलेट करके बताया। और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है लंग्स के अंदर वो कितना है, 116 आ रहा है। ये याद करना पड़ेगा वैल्यूज आपको। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो बाहर जाती है, अपोज डायरेक्शन में जाती है। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के अंदर है वो ज्यादा है, लंग्स के अंदर ज्यादा है और एयर के अंदर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो लंग्स में ज्यादा है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सैचुरेशन ज्यादा होती है और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो बहुत कम है, इसलिए एयर जो होती है वो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है उसको हम इनहेल करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद होता है जो डीप समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं बेटा, डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, आम एयर को यूज नहीं करते बेटा। आम जो एयर है उसको इनहेल करने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि जैसे वो डीप समुद्र के अंदर जाते हैं तो आम जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो मिक्सचर यूज करते हैं। किसका? हीलियम का और ऑक्सीजन का बेटा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं, हीलियक्स इसको कहा जाता है। 90% उसके अंदर हीलियम होती है, 4% उसके अंदर ऑक्सीजन है। देखो, जो ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ब्रीथिंग में जो इस्तेमाल होती है उसमें 94% क्या है, हीलियम और 4% ऑक्सीजन, इसका मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। डीप सी जो डाइवर्स होते हैं, हीलियम और 4% ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं। मगर से एक और भी एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है एट हायर एल्टीट्यूड बेटा, जो हाई एल्टीट्यूड होती है जैसे पहाड़ी इलाके, ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं पहाड़ी, अच्छा वहां सांस लेने में दुश्वारी होती है, वहां सांस लेने में प्रेशर मतलब दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि वहां ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है बेटा। वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे एयर की जो सैचुरेशन है वो कम हो जाती है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, ऑक्सीजन का जो वहां पे पार्शियल प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। देखो, ये तो नॉर्मल प्रेशर है 760 आर, सी लेवल पर बेटा, सी लेवल पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 760 आ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है 159 बन रहा है। मगर जो पहाड़ी इलाके होते हैं और ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहां पे ऑक्सीजन का जो एयर का प्रेशर वो कम है, एयर का प्रेशर 760 से कम होता है, तो जाहिर बात है उसमें अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो भी कम होगा, इसलिए सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है वो पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हो रही है। देखो, ऑक्सीजन जो
ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 159 है, लंग्स के अंदर 116 है। अगर ये प्रेशर सपोज करते कम हो जाए तो उसका मतलब है प्रेशर में उतना फर्क नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो कहता है एट हायर एल्टीट्यूड, जो पहाड़ी इलाके हैं या वो मतलब हाइट पे पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग, मतलब उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। बिकॉज द पार्शियल प्रेशर, रीजन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज्ड केबिन इज लो। जिस केबिन में वो बैठता है वहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो क्या होता है, लो होता है। किससे, 159 टार से। क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वैसे भी जो एयर का प्रेशर बेटा वो कम हो जाता है, एयर की मिकदार भी कम हो जाती है तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी 159 से कम हो जाएगा, इसलिए सांस लेने में क्या होता है, दुश्वारी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीप सी डाइवर्स, जो डीप सी समुद्र के अंदर जाते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं किसके साथ, इनर्ट गैस के साथ, हीलियम के साथ, पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। बेटा वहां पे ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लिया जाता है पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन। 94% हीलियम, सॉरी 96%, 94 नहीं 96 मैंने लिखने में, क्योंकि 100 तभी बनेगा। 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन, ये बेटा फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। ये जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है इसमें ये पॉइंट्स लिखी हुई है, इससे मैं बोल रहा हूँ आपको। तो पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए मिक्सर लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम, एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली इन द सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ, अगर 100 फीट डेप्थ में जाएंगे हम, नीचे जाएंगे 100 फीट डेप्थ में, डाइवर्स इंक्रीजेस, अच्छा एक्सपीरियंस प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो जाहिर है उस पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे हम डीप समुद्र के अंदर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कितना, 1 एटमॉस्फेयर से 3 एटमॉस्फेयर। इसलिए नॉर्मल एयर को हम नहीं ले सकते, नॉर्मल एयर को हम ब्रीथिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, फिर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और नाइट्रोजन जो थी वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। देखो 100 फीट के बाद, हर 100 फीट के बाद जो था वो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, 3 एटमॉस्फेयर। और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। अगर नाइट्रोजन यूज करेंगे, आम एयर को यूज करेंगे तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और जो नाइट्रोजन थी वो ब्लड के अंदर क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी। प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ेगा डेप्थ के अंदर और वो डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसलिए आम एयर को नहीं यूज किया जाता। देखो डीप सी डाइवर जो है वो आम एयर को यूज नहीं करते, वहां पे इस्तेमाल करते हैं किसको, 90% हीलियम और 4% ऑक्सीजन के मिक्सचर को यूज करते हैं। क्योंकि डेप्थ के अंदर 100 फीट डेप्थ के अंदर जो प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेयर हो जाता है और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर से जाहिर बात नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाता है, वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। तो बेटा ये इसके एप्लीकेशंस थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा अब आती है, अच्छा अब जो है वो कुछ टर्म्स हैं, देखो उनमें एक है डिफ्यूजन, अच्छा दूसरा होता है इफ्यूजन। स्टार्टिंग में हमने कुछ पढ़ा था जब गैसेस के हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि गैसेस में डिफ्यूजन भी होती है और इफ्यूजन भी होती है। तो डिफ्यूजन है स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जो स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, या मिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या इंटरमिंगल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में मिक्सिंग। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, उसी मिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सबको कहते हैं एक सिलेंडर जिसके अंदर ए गैस है, दूसरे के अंदर बी गैस है, अगर बीच में पोर्स मेम्ब्रेन है तो
तो जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बी के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूजन का मतलब मिक्स, जिस तरह परफ्यूम का हम स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी किस्म की डिफ्यूजन है, और जिसकी वजह से परफ्यूम की खुशबू हमें फील होती है। एक कोने में लगाते हैं, दूसरे कोने में उसकी खुशबू महसूस करते हैं, तो ये क्या डिफ्यूजन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें है लाइट गैस से डिफ्यूज मोर रैपिडली, जो हल्की गैस होगी वो तेजी से डिफ्यूज होगी। अब जिस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट है, क्योंकि हल्के में हल्की गैस है ही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, क्योंकि हीलियम का जो मोलर मास होता है वो 4 होता है, और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का भी 4 है, तो इसका मतलब हीलियम और ड्यूटेरियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सेम होगा। बेटा हीलियम और जो ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का हेवी एसिड, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है। N2O लाफिंग गैस, बेटा N2O होता है लाफिंग गैस, उसका भी मोलर मास 44 है। प्रोपेन C3H8, उसका भी मोलर मास 44 है। तो इन तीनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। जिन गैसेस के मोलर मास सेम है बेटा, उनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, सेम। नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, और जो इथीन गैस है उसका भी 28, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सेम होगा। इसमें ये होता है कि जो हल्की गैस होती है, जो लाइट गैस होती है, वो जो डिफ्यूज होती है वो रैपिडली होती है, और जो हैवी गैस है वो स्लोली डिफ्यूज होगी, आस्ते आस्ते डिफ्यूज होगी। अच्छा, इफ्यूजन, तो बेटा इफ्यूजन का मतलब होता है स्केपिंग, स्केप होना ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए पिन होल। मतलब सपोज करते कोई पिन, जैसे पिन होती है ना, इस तरह का होल बन हो जाए इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, और जिनका जो साइज होगा, मतलब जो होल होगा वो इतना हो जितना मॉलिक्यूल का डायमेंशन है, ताकि मॉलिक्यूल उसमें से पास हो जाए। जितना मॉलिक्यूलर डायमेंशन है, अगर उतना होल हो जाएगा तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन बाहर निकलते हैं, तो उस अमर को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। जिस तरह टायर पंचर होता है तो टायर में भी क्या हो जाता है, कोई कील लग जाती है, कोई पिन लग जाती है, ठीक है, तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल, जो एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। या सपोज करते हैं गैस में, जो गैस का सिलेंडर घर में होता है वो कभी कभी उसके अंदर भी हो जाता है, इफ्यूजन हो जाती है, वो भी लीक हो जाता है, उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। तो इफ्यूजन के लिए भी वही है फार्मूला, जल्दी गैस वही फ्यूज होगी जो हल्की होगी, इसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर इफ्यूजन फास्ट होगी, जो हल्की गैस है वो रैपिडली फ्यूज होगी। अगर एक सिलेंडर हाइड्रोजन गैस का हो, दूसरा ऑक्सीजन गैस का हो, ओके, दोनों में इफ्यूजन का अमल हो, तो हाइड्रोजन का गैस का जो सिलेंडर होगा वो जल्दी खाली हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर होगा वो जल्दी खाली हो जाएगा, क्योंकि वो तेजी से फ्यूज होगी। अच्छा, मतलब दोनों साथ फ्यूज हों, थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे इनको, अगर वो होल को बंद कर दें आप, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन का काफी पोर्शन होगा वो उसमें से खारिज हो चुका होगा, हाइड्रोजन उसमें से काफी निकल चुकी होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम बचेंगे, तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कम होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। देखो बेटा, दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर पहले बराबर था, दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर पहले बराबर था, दो अलग अलग सिलेंडर थे, दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर था, दोनों में से लीकेज हो गया, और लीकेज भी आपने सेम टाइम पे बंद कर दिया, और वापसी में जब आप पार्शियल प्रेशर चेक करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे इतने ज्यादा फ्यूज नहीं होंगे, और उसी टाइम में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्यूज हो चुके होंगे, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो सिलेंडर होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम बचेगी, और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा बच जाएगी, इसलिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर का ज्यादा होगा। जो हैवी गैस है वो जाहिर बात है आस्ते आस्ते डिफ्यूज होगी, तो उसके मॉलिक्यूल्स कम निकलेंगे, उसमें से कम खारिज होंगे, जबकि जो लाइट गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा खारिज हो जाते हैं। जब हम फिलिंग पे आते हैं, जब हम गैस की फिलिंग करते हैं सिलेंडर के अंदर, तो जो लाइट गैस होती है उसकी फिलिंग भी जल्दी हो जाती है, मतलब उसका सिलेंडर जल्दी फिल हो जाता है, और जो हैवी गैस वाला सिलेंडर होता है वो आस्ते आस्ते फिल होगा।
के उसके मालिक जो होंगे वो मूव करेंगे, सिलेंडर के अंदर जाएंगे तो भी स्लोली मूव करेंगे। और जो लाइट गैस है उसका जो सिलेंडर होता है, चाहे कंटेनर होता है, वो जल्दी फिल हो जाता है, और हैवी गैस का जो कंटेनर होगा वो आस्ते आस्ते फिल होगा। तो उसके बाद इससे रिलेटेड बेटा ग्राम्स लॉ डिफिन है, वो भी हमने पढ़ना है। अच्छा, आप देखो इफियन के बारे में है, इफियन एंड डिफियन पढ़ तो हमने लिया है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस मूव रैंडमली, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिगजैग मूव करते हैं, उनकी जो मोशन है वो जिगजैग होती है। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में कोलाइड भी होते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड होते हैं, चेंज देयर डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन को चेंज भी कर देते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं, कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड होते हैं, डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस स्कैटर्ड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, कोलाइड होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस स्पॉन्टेनियस intermixing of the gas molecules with one another is called, at temperature is called diffusion। तो इसी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को बेटा, ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैस के जो स्पॉन्टेनियस, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और ये है नाइट्रोजन गैस। NO2 गैस कलर्ड होती है बेटा, जो NO2 गैस है वो कलर्ड है, इन दोनों के अलग अलग सिलेंडर है। जब मिक्सिंग होगी तो देखो मिक्सिंग होगी तो उसके अंदर NO2 गैस भी होगी और ऑक्सीजन गैस भी, NO2 गैस भी होगी और क्या होगी, ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर, ठीक है। तो NO2 गैस कलर्ड है और ऑक्सीजन जो गैस है वो कलरलेस है, ठीक है। और मिक्सिंग के बाद देखो दोनों गैसेस के अंदर मौजूद है और वो रेंडमली मूव कर रही है, रेंडमली मूव कर रही है ये। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इसके अंदर, कहता है स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस, जो खुशबू है ऑफ रोज या परफ्यूम की, परफ्यूम की खुशबू हो या जो फूल होते हैं उनकी खुशबू हो, वो भी क्या है, डिफ्यूज होती है, वो भी डिफ्यूज होती है। when two gases diffuse into each other they wish to make their partial pressures, जाहिर उनके पार्शियल प्रेशर्स भी होंगे बेटा। जब दो, अभी हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, कि जब दो गैस को मिक्स करेंगे तो दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे फिर, और वो कोलाइड होंगे कंटेनर के वॉल्स के साथ, और जिस गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी क्योंकि वो कोलाइड होगी, टकराएगी कंटेनर के साथ, और कोलिन से बनता है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं NO2 गैस जो ब्राउन कलर की है बेटा, NO2 गैस कलर ब्राउन है, कभी कभी कलर भी पूछा जाता है, तो ये नोट कर दो कि NO2 गैस का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो गैस है वो कलरलेस है, और इनको सेपरेट किया है पोर्स मेम्ब्रेन्स के जरिए, बीच में क्या है, पोर्स मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये तो सॉरी इनकी जो फिगर है वो इनकी इफ्यूजन की है, मगर उससे पहले जो हमने फिगर पढ़ी थी ये फिगर, ये ऑक्सीजन गैस है, ये NO2 गैस है, ठीक है। इनके बीच में अगर पोर्स मेम्ब्रेन्स हो, ठीक है, तो ये गैसेज होंगी वो पोर्स मेम्ब्रेन्स के जरिए आपस में मिक्स हो जाएंगी, आपस में इनकी मिक्सिंग हो गई है, तो वो पोर्स मेम्ब्रेन्स के जरिए आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब मिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स।
और एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। जिस तरह एयर है तो एयर भी होमोजेनस मिक्सचर है। एयर का जो टोटल प्रेशर है वो 760 आर है, उसमें 21% ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 आर हो जाता है। 78% नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और 1% अदर गैसेस है, तो बेटा ये भी क्या है? मिक्सिंग है या डिफ्यूजन है? तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी होगी। जिस मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होगी? थ्रू आउट एक जैसी होगी कंपोजिशन। अच्छा, उसके बाद है एफ्यूजन। अच्छा, एफ्यूजन है एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना। अच्छा, फिर हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे किस तरफ? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह सपोज करते हैं टायर के अंदर जो है एयर है वो कंप्रेस्ड है। बेटा टायर के अंदर जो एयर है वो कंप्रेस्ड है, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एयर का प्रेशर ज्यादा है टायर के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का परसेंटेज कम है। और जब टायर पंचर होता है तो फिर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी पिन होल के जरिए बाहर निकलेंगे और बाहर मिक्स किसके साथ होंगे? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इफ फ्यूल इज द गैस मूवमेंट through extremely small opening into region of lower pressure, or the spreading of the molecules is not due to the collision but due to their tendency to escape, escape होने की सलाहियत होती है उसमें, one by one. Actually the molecules of a gas are habitual colliding, उनकी आदत है कोलाइड होने की आपस में with the walls of the container, कंटेनर के walls के साथ भी कोलाइड होते हैं, और जहां से उनको होल मिल जाता है और जिसका जो साइज होगा वो मॉलिक्यूलर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो उसमें से वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब आते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेटा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राम्स ने एक रिलेशनशिप कायम किया था रेट ऑफ डिफ्यूजन और उनकी डेंसिटीज के दरमियान। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन और गैस की डेंसिटी के दरमियान, रेट ऑफ डिफ्यूजन और गैस के मोलर मास के दरमियान, मॉलिक्यूलर मास के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कायम किया था। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, देखो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी ऑफ द गैस, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान और गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है या गैस की डेंसिटी है। ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of gas at constant temperature and pressure.
उसके लिए टेम्परेचर प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस। जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। देखो बेटा, जिस गैस की डेंसिटी कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा, कम होगा, वो स्लोली मूव करेगी, क्योंकि वो गैस ज्यादा डेंसर है, वो ज्यादा हेवी है। इसका मतलब है जो हेवी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे, और जो लाइट गैसेस हैं वो फास्टली मूव करती है। ठीक है, अब देखो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, बाय कीपिंग बीओटी कांस्टेंट। क्वेश्चन 1 बन गई। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दें आप तो के लगा देंगे। बेटा प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के बाद क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं दो गैसेस। बेटा दो गैसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक है रेट ऑफ द फर्स्ट गैस R1। बेटा R1 क्या है, रेट ऑफ द फर्स्ट गैस, तो डेंसिटी किसकी लेंगे हम, फर्स्ट गैस की। ये R1 हो गया, ये D1 हो गया। बेटा ये रेट है फर्स्ट गैस का, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे, फर्स्ट गैस की। इस तरह R2 सेकंड गैस का रेट, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे हम, सेकंड गैस की ले लेंगे हम। तो बेटा ये है रेट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है, जो, और D1 है डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस। R2 रेट ऑफ द सेकंड गैस, और D2 के इस तरह थर्ड गैस, फोर्थ गैस, जितनी भी गैसेस ले लो। तो ये क्वेश्चन सेकंड बन गई, थर्ड बन गई, और ये क्वेश्चन बन गई फोर्थ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करते हैं। बेटा दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो दो गैसेस हैं जिनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट गैस के रेट को सेकंड गैस के रेट से हम डिवाइड कर देंगे। बेटा ये जो फर्स्ट गैस का रेट है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड गैस के रेट से, तो हो जाएगा R1 अपॉन R2। क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, मतलब रेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय रेट ऑफ सेकंड गैस। फर्स्ट केस और सेकंड केस रेट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इनका रेशियो ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस का रेट किसके बराबर है, K अपॉन अनरेडिकल D1, और सेकंड केस का K अपॉन अनरेडिकल D2। बेटा देखो फर्स्ट केस का रेट क्या है, K अपॉन अनरेडिकल D1, और सेकंड केस का रेट क्या है, K अपॉन अनरेडिकल D2। K में कैंसिल हो जाएगा, K में कट जाएगा, ठीक है। और ये जो D2 होगा, ये देखो D2 होगा, ये जाकर फर्स्ट रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये D2 ऊपर चला जाएगा, D1 नीचे आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा अंडर रेडिकल D2 अपॉन D1। देखो D2 ऊपर चला गया, D1 नीचे आ गया, ठीक है। और फाइनल जो इसका फार्मूला बन गया वो ये बन गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल D2 अपॉन D1। तो इसका मतलब है जिस गैस का रेट इधर रख रहे हैं आप लोग, तो उसकी डेंसिटी आपको अपोज में रखनी पड़ेगी, इनवर्स में रखनी पड़ेगी। बेटा जिस गैस का रेट इधर रख रहे हैं ना आप लोग, उसकी डेंसिटी नीचे रखनी पड़ेगी, और जिस गैस का रेट यहाँ पे रख रहे हैं उसकी डेंसिटी ऊपर रखनी पड़ेगी आपको। देखो R1 अपॉन R2
रेडिकल D2/T1, ये बेटा अपोज में रखना है। अच्छा, आपको पता है डेंसिटी जो है रेशियो है मास और वॉल्यूम का। मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो D बराबर होता है m/v। बेटा डेंसिटी किसके बराबर है? मास डिवाइड वॉल्यूम। अगर आपको मोलर डेंसिटी निकालनी है बेटा, गैस की अगर मोलर डेंसिटी निकालनी है तो D1 होगा m1/v और D2 किसके बराबर हो जाएगा? m2/v। v से बराबर वॉल्यूम, तो मोलर मासेस चेंज हो सकते हैं मगर मोलर वॉल्यूम सेम होंगे। बेटा देखो, जो मोलर मासेस हैं, अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, मगर इनके मोलर वॉल्यूम बराबर है। इसलिए मैंने m1 तो ऊपर लिखा मगर नीचे मैंने v1 नहीं लिखा। इधर m2 तो लिखा, v2 नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि बेटा वॉल्यूम जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। मोलर मास देखो, अगर एक ही कंटेनर का मतलब सपोज करते हैं दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम, अगर उनकी आप मोलर डेंसिटी निकालना चाहते हैं, मोलर डेंसिटी, तो बेटा मोलर मास जो होंगे वो डिफरेंट होंगे मगर मोलर जो वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे, इसलिए मैंने v1 v2 नहीं लिखा है। अच्छा, अब ये वैल्यूज का अंदर पुट कर दें तो फार्मूला बन जाएगा R1/R2 अंडर रेडिकल D2 की जगह क्या आएगा? m2/v आएगा अपन m1/v। तो v में कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम में कट जाएगा और फार्मूला बन जाएगा R1/R2 अंडर रेडिकल m2/m1। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, जिस गैस का रेट इधर रख रहे हैं बेटा, जिस गैस का रेट आप ऊपर रख रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा, उसका जो मोलर मास होगा वो नीचे लिखा जाएगा अपोज में, और जिस गैस का रेट इधर रख रहे हैं उसका मोलर मास ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे बेटा, जितने भी आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे उसमें आपको इनका रेशियो इस तरह रखना है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है। देखो क्वेश्चन आ जाता है द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू गैसेस इज 2:3। बेटा रेशियो रेट ऑफ डिफरेंस का R1 और R2 वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू, इसका मतलब इसके अंदर गिवन क्या होगा? R1 की वैल्यू गिवन होगी R2 की, M2 गिवन होगा तो M1 वैल्यू करना पड़ेगा, या M1 गिवन होगा तो M2 आपको फाइंड करना है। देखो बेटा, रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू गैसेस, ठीक है, A एंड B, A और B का रेशियो है, ये A का रेशियो और ये B का है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A गैस इज 27। बेटा जो A गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास 27 है, जो A गैस है उसका मोलर मास 27 है। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेकंड गैस, B गैस। आप बताएं मॉलिक्यूलर मास B गैस का क्या होगा? देखो R A की वैल्यू 2 है, R B की वैल्यू 3 है, A गैस का रेट 2, B गैस का 2, और A गैस का रेट 2 है, B का 3 है, और मॉलिक्यूलर मास A गैस का 27 है और B का फाइंड करना है। फॉर्मूला यही लगेगा, R A
अपन आर बी, आर ए अपन आर बी, आर ए की यूनिट डिवाइड बाय आर बी। अच्छा, इनके मोलर जो मास होंगे बेटा अपोज होंगे। आर ए अपन आर बी है, तो आर बी नीचे है तो उसका मास ऊपर जाएगा, एम बी ऊपर आएगा और एम ए नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूं मैं, या इसको आप इस तरह आगे लिखते जाओ। 2/3, ये 2 है और ये 3 है, और अनरेडिकल एम बी आपको फाइंड करना है। अपन ए में कितना है 27, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे आप लोग, तो हो जाएगा 4/9 बेटा, 4/9 होगा, और ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायरिंग की है, तो हो जाएगा एम बी अपन 27। तो एम बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 27/9। 9 का 27 को 3 बार लग जाता है, तो जवाब आएगा 12। तो मॉलिक्यूलर मास बी गैस का कितना है 12 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें एक देखो, ए गैस का, दो गैस के रेट ऑफ डिफरेंस गिवन है बेटा, आर ए की वैल्यू गिवन है, आर बी की वैल्यू गिवन, दो गैस के रेट ऑफ डिफरेंस भी गिवन है, एक गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, दूसरी गैस का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। अच्छा, दूसरे का भी प्रॉब्लम आ सकता है, an unknown gas diffused 4 times, quickly then O2। एक अननोन गैस है जो 4 टाइम्स क्विकली ऑक्सीजन से बेटा, अननोन गैस है जो 4 टाइम्स फास्टर है ऑक्सीजन से। बेटा इसका रेडिकल को आप हल करेंगे तो 4/1 होगा, इसका मतलब है हीलियम is 4 times faster in sulfur dioxide। आप इस तरह कंपेयर करना है, बेटा कंपेयर करना रेट ऑफ डिफरेंस हीलियम एंड मीथेन। हीलियम एंड ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, प्रोपेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, पॉसिबली है कोई प्रॉब्लम आ भी सकता है इसका। अच्छा, अब आते हैं आगे। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो होता है बेटा वॉल्यूम अपॉन टाइम। जो रेट है वो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। बेटा रेट होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। कितना वॉल्यूम है और कितने टाइम में वो फ्यूज हुई है या डिफ्यूज हुई है गैस। ठीक है, तो जो R1 होगा होगा V1 अपॉन T1। बेटा R1 क्या होगा, V1 अपॉन T1 होगा। और तो क्या होगा, V2 अपॉन T2। अब ये वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, ग्राम स्लैब फार्मूले के अंदर। ठीक है, R1 की जगह क्या आएगा, V1 अपॉन T1। बेटा R1 की जगह क्या आएगा, R1। ठीक है, चलो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। R1 अपॉन R2 M2 अपॉन M1। ठीक है, अच्छा अब है R1 की वैल्यू क्या है, बेटा R1 है V1 अपॉन T1। ठीक है, डिवाइड, ये डिवाइड की निशानी है, और उसको डिवाइड किससे करना है, R2 से, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 अपॉन M1। सेम फार्मूला है, ये R1 है और ये है R2। बेटा ये R1 V1 अपॉन T1, ये R2 है V2 अपॉन T2। अच्छा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, तो V1 T2 ओ सॉरी V1 T1 मल्टीप्लिकेशन में T2 ऊपर चला जाएगा, बेटा T2 ऊपर जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा। ये वाला फार्मूला है बेटा, ये वॉल्यूम जब दिया जाएगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। V1 अपॉन T1 होगा और ये ऊपर जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। इसको हम फार्मूले में इस तरह तक, T2 और T1 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 अपॉन M1। बेटा देखो V1 T2 है, V1 T2 और T1 V2। देखो V1 है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट केस लेंगे, बेटा वॉल्यूम किसका लेंगे, फर्स्ट केस का। तो टाइम किसका लेंगे हम, सेकंड केस का। टाइम फर्स्ट केस का, वॉल्यूम
लेंगे सेकंड केस और इवन कर लेंगे। टाइम हो गया अभी क्लास का, तो कल बाकी जो प्रॉब्लम होंगे बेटा इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे।